हाँ भाई, कक्षा 10 के अंदर अपने गुप्तकालीन समाज, के जो साम्राज्य था सभी को पढ़ लिया था। अब आगे जो दिया गया वो उस वंश का नाम दिया गया वर्धन वंश। कक्षा 10 वालों की बात कर रहा हूँ सामाजिक की, तो वर्धन वंश दिया गया है। इसका अन्य नाम पुष्यभूति वंश भी था। देखो इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी, ठीक है। इस वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति नामक शासक ने, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी शताब्दी में लगभग यहाँ पर की थी। यहाँ पर पड़ता है दिल्ली के निकट थानेश्वर स्थान, थानेश्वर, दिल्ली के निकट जो क्षेत्र है थानेश्वर, यहाँ पर किसकी स्थापना की थी? यहाँ पर इस स्थान पर 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक शासक ने, किसने? पुष्यभूति नामक शासक ने थानेश्वर के निकट वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसके नाम पर पुष्यभूति कहते हैं इसको। पुष्यभूति जो प्रथम शासक था जिसने वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी 6ठी शताब्दी के अंतर्गत थानेश्वर में इसके साम्राज्य की स्थापना की थी। दिल्ली के निकट पड़ता है थानेश्वर, वहां पर, ठीक है। तो इस वंश के अंदर 3 राजा हुए हैं जो प्रमुख, जिनका वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो पहला जो राजा हुआ था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। नंबर दो पे दिया गया है राज्यवर्धन। नंबर 3 पे हर्षवर्धन। अब ये वर्धन के नाम पर इनको वर्धन वंश बोलते हैं, और जिसने स्थापना की थी पुष्यभूति, उसके स्थान पर इसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक इनके बहन थी, उसका नाम था राजश्री, ठीक है भाई। अब देखो प्रभाकर वर्धन जो था, इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र जो था राज्यवर्धन, ये गद्दी पर बैठता थानेश्वर की गद्दी पर, यानी कि थानेश्वर के अंदर जो इनका राज्य था वहां पर थानेश्वर में ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। उसका बड़ा पुत्र था ये राज्यवर्धन, ठीक है। और 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ? राज्यवर्धन जो था, राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, यानी कि राज्यवर्धन को शंशाक शासक ने मार दिया था। तब 606 ईस्वी में शंशाक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, याद रखना ना। 606 ईस्वी में शंशाक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी भाई, ठीक है। ये गौड़ शासक था जो शंशाक था, इसने इसकी हत्या की थी। उसके बाद में देखो जो राज्यवर्धन था, ये इसकी मृत्यु होगी, प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु होगी, ठीक है। अब पीछे बचते हैं 2, हर्षवर्धन और राजश्री, हर्षवर्धन और राजश्री। देखो हर्षवर्धन छोटा पुत्र था, तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद यहां पर कौन बैठता भाई? हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है, और इसने लगभग कितने वर्ष शासन किया? इसने 40 वर्ष तक शासन किया था, 40 वर्ष तक शासन किया था, 40 वर्ष तक शासन किया। और देखो 40 वर्ष तक शासन जब किया इसने, तो इसने वर्धन वंश की जो शक्ति थी उसमें अपार वृद्धि की, ठीक है। इसके जो राज्य था उसकी सीमाएं भी देख लो कहां तक थी, फैली हुई थी, इतना बड़ा इसने बढ़ाया था, इसकी सीमाएं फैली हुई थी। हर्षवर्धन जो था, इसके राज्य की जो सीमाएं थी उत्तर में हिमाचल पर्वत यहां तक थी, हिमाचल पर्वत हिमाचल के अंदर पड़ता है, पर्वत तक पड़ती थी उत्तर के अंदर, ठीक है। और पश्चिम में पड़ती थी वल्लभश्री तक, गुजरात तक, वल्लभश्री तक पड़ती थी, यहां तक इसकी सीमाएं जो थी। यानी कि यहां से लेकर के इसका भाई बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर में हिमाचल पर्वत तक, पश्चिम में वल्लभश्री पर्वत तक इसकी सीमाएं थी, और दक्षिण के अंदर यहाँ पर नर्मदा नदी पड़ती है, नर्मदा नदी तक, नर्मदा नदी का जो तट है वहां तक इसकी सीमाएं फैली थी। और पूर्व में गंजाम क्षेत्र जो था यहाँ तक फैली हुई थी, यानी कि जो है असम वगैरह वहां तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। और इस इतने बड़े साम्राज्य की जो राजधानी थी, इस साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम था भाई कनौज। इस साम्राज्य की राजधानी थी कनौज, जो था इस बड़े साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी कनौज, यहाँ पर पड़ता है कनौज, इस इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। देखो जो हर्षवर्धन था, इसने वर्धन वंश जो था इसकी शक्ति में काफी सुधार किया, इसने 40 वर्ष तक शासन किया था,
इसकी सीमाएं वल्लभ श्री, हिमाचल पर्वत, नर्मदा नदी के तट और गंजाम क्षेत्र तक फैली हुई थी। काफी बड़ा राज्य था और इसकी राजधानी थी कन्नौज। याद रख लेना। हर्षवर्धन राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज इस राज्य की राजधानी थी। ये गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था और लगभग 646 ईस्वी में इसकी 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं, देखो इसकी बहन उठकर जंगलों में चली गई थी। राजश्री जो थी उसको इसने ये ढूंढ कर वापस लाया, अपनी बहन को वापस लेके आया, वापस राज्य में लेके आया, वापस लाया। ठीक है। दूसरी बात देखो इसके बारे में, जो हर्षवर्धन, इसके बारे में देखो हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण? हर्ष ने महाराजा धिराज, यानी महाराजा धिराज पदवी का अर्थ होता है राजाओं का राजा, महाराजा धिराज की पदवी धारण की थी। महाराजा धिराज की पदवी धारण की थी। देखो इसने अपनी बहन राजश्री को वापस लेके आया जंगलों से ढूंढकर, महाराजा धिराज की पदवी इसने धारण की थी। और इसने कुछ इसके प्रसिद्ध नाटक हैं, वो पूछता रहा है एक दो पेपरों में, इसके 3 प्रसिद्ध नाटक जो थे वो कौन कौन से, किनकी रचना की थी? इसमें देखो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। देखो हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटक जो थे उनकी इसने रचना की थी, लिखे थे। यानी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की इसने हर्ष ने रचना की थी। ठीक है भाई। अब देखो हर्ष ने बाणभट्ट जो कवि था, लेखक था, उसको भी इसने आश्रय प्रदान किया। बाणभट्ट चीनी यात्री हवेनसंग को आश्रय प्रदान किया। हवेनसंग याद रख लेना, किसने प्रदान किया था इसको आश्रय? इसको आश्रय प्रदान किया था हर्ष ने। ठीक है, हर्षवर्धन जो बोलते हैं। ठीक है। और हर्षवर्धन ने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। ये निसंतान था, इसकी कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। तो 647 में इसकी मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश क्या है? समाप्त हो गया, दी एंड हो गया इसका। दोबारा देखो वर्धन वंश की स्थापना 606 शताब्दी में की गई थी। ठीक है। ये इसकी स्थापना की थी पुष्यभूति नामक शासक ने, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। उसके बाद में भाई इस राज्य के अंदर तीन शासक हुए थे। उन 3 शासकों के नाम देखो, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन जो गद्दी पर बैठता है, राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। राज्यवर्धन को संसार शासक जो होता है वो मार देता है, हत्या कर देता है 606 ईस्वी में। और 606 ईस्वी में ही हर्षवर्धन दिल्ली थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। ठीक है। और ये 40 वर्ष तक शासन करता है और काफी अपने राज्य को बढ़ाता है हर्षवर्धन जो है। देखो इसकी बहन उठकर चली जाती है, उसको वापस आता है जंगलों से। इसने महाराजा धिराज की पदवी धारण की थी। इसने 3 प्रमुख नाटकों की रचना की थी। कौन कौन से? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। याद रख लेना, कौन से नाटकों की रचना की थी? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और इतने बड़े साम्राज्य जो था इसकी राजधानी याद रख लेना, कन्नौज इस राज्य की राजधानी थी। और इसकी सीमाएं जो थी, उत्तर में हिमाचल पर्वत, पश्चिम में वल्लभ श्री तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पूर्व में गंजाम नामक स्थान तक इसकी जो सीमाएं, इस राज्य की सीमाएं थी। इतने बड़े साम्राज्य का जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। और ये निसंतान था। इसकी मृत्यु के साथ ही जो वर्धन वंश है, यानी कि जो पुष्यभूति वंश है, इसकी समाप्ति हो जाती है भाई। इसने बाणभट्ट जैसे मयूर, ईशान और चीनी यात्री हवेनसंग को इसने आश्रय प्रदान किया था। ठीक है भाई। अब उसके बाद में कल अपने पढ़ेंगे पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे कल। तो ये इसके नोट्स बना करके जरूर लिख, जो मैं बोलता हूँ जो वीडियो के अंदर, उसके नोट्स बना करके आपने जरूर लिखने भी। जैसे हर्षवर्धन 3 शासक हुए थे, 40 वर्ष तक शासन किया था, बढ़िया रेड पेन से हेडिंग डाल करके। ठीक है। हर्षवर्धन सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, 40 वर्ष तक शासन किया था, अपनी बहन को वापस ढूंढ कर लाया था। ये महाराजा धिराज की पदवी धारण की थी। इसने 3 नाटकों की रचना भी की थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली की। ठीक है। हवेनसंग जैसे जो चीनी यात्री था उसको भी इसने आश्रय प्रदान किया था। इसकी जो सीमाएं याद रखना, कांथा का इस साम्राज्य की राजधानी, जैसे कन्नौज साम्राज्य की राजधानी थी। और ये जो थानेश्वर के अंतर्गत गद्दी पर काम कब बैठा? 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है भाई। इसने काफी युद्ध किए थे और विजेता था बहुत बड़े युद्धों का। ये इस तरीके से बड़े तरीके से लाइन बना करके जो इतने इससे पहले करवा दी सभी के बारे में आपने लिखना है।